हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे भीषण नरसंहार की, जिसे कहा जाता है नेल्ली नरसंहार। लेकिन फिलहाल ये चर्चाओं में क्यों है और क्या है इसके पीछे का पूरा मामला, ये अच्छे से जानते समझते हैं। और फिलहाल हमारे न्यूज टाइटल का कहना है असम गवर्नमेंट टू टेबल नेल्ली मैस केयर रिपोर्ट इन असेंबली आफ्टर 42 ईयर्स। तो देखिए, वर्तमान में असम की जो राज्य सरकार है उस सरकार ने फैसला किया कि वो नेल्ली नरसंहार से जुड़ी हुई रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी विधानसभा में, और ये काम 42 सालों के बाद होगा। यानी कि ये रिपोर्ट 42 सालों से रुकी हुई है और उसको विधानसभा में पेश नहीं किया गया है। तो ज़रूरी है कि फिलहाल हम लोग इससे जुड़ी सारी बातें समझें, क्योंकि देश में नेल्ली नरसंहार की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसको भारत का सबसे बड़ा नरसंहार भी कहा जाता है। तो क्या क्या खास रहा है यहाँ पे, तो देखिए, दरअसल जो नेल्ली नरसंहार था ये 18 फरवरी 1983 को असम के नगांव जिले में स्थित एक क्षेत्र जिसका नाम था नेल्ली, वहाँ हुआ था। और इसको भारत का सबसे भीषण सांप्रदायिक नरसंहार कहा जाता है। तो जिस जगह पर यह हुआ, यानी कि नगांव जिले में नेल्ली नामक स्थान पर, तो इसकी वजह से इसको नेल्ली सांप्रदायिक नरसंहार या फिर नेल्ली नरसंहार के रूप में जाना जाता है। ये घटना असम आंदोलन और मतदाता सूची विवाद की पृष्ठभूमि में हुई थी, और इस घटना में ये माना जाता है कि 1800 से 3000 लोगों की जान गई। हालांकि अनौपचारिक रूप से ये भी कहा जाता है कि 5000 लोगों ने इस पूरे मामले में अपनी जान गंवाई, और इसमें मरने वाले लोगों में जो अधिकांश थे वो मुस्लिम मूल के बंगाली लोग थे। अब ये घटना अपने आप में बड़ी ही दर्दनाक घटना थी, बट ये घटना शुरू कैसे हुई, इसका पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, तो देखिए, इससे जुड़ा हुआ पूरा मामला आता है असम आंदोलन के साथ। दरअसल असम गण संग्राम परिषद, जिसमें आशू और AAGSP शामिल थे, उनके द्वारा ये पूरा आंदोलन संचालित था। अब इन्होंने जब ये आंदोलन चलाया तो इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था विदेशी नागरिकों को पहचानना और उनको असम से बाहर निकालना। ये लगातार मांग इस आंदोलन में की जा रही थी। हालांकि इस मांग को किए जाने के जो मुख्य निहितार्थ थे वो जुड़े हुए थे पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेशी मूल के लोगों से, क्योंकि दरअसल बांग्लादेशी जो लोग थे वो लोग इस दौरान बड़ी संख्या में असम में प्रवेश कर चुके थे और असम के लोगों के साथ उन्हीं के संसाधनों को साझा कर रहे थे, और लगातार संख्या बढ़ती जा रही थी। असम के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसी वजह से इन लोगों को बाहर धकेलने के लिए ही ये असम आंदोलन शुरू किया गया था, जो 1979 में शुरू हुआ और 1985 तक चला था। यहाँ से कहानी को शुरू किया गया, और इस दौरान इस आंदोलन में ये नारा दिया गया, डिटेक्शन, डिलीशन, डिपोर्टेशन, यानी कि पहचानो, डिलीट करो और उसके बाद उनको निर्वासित यानी कि डिपोर्ट करो, वापस भेजो। अब जब ये सारी चीजें चली रही थी तो इसी के दौरान 1983 में चुनाव आ गया। केंद्र सरकार ने मार्च 1983 में असम विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया, और असम आंदोलनकारी संगठनों ने इस चुनावों का बहिष्कार किया। कहा कि भाई ये चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी मूल के बड़ी संख्या में मतदाता सूचीबद्ध हो रखे हैं मतदाता सूची में, और भारत के चुनाव में बांग्लादेशी लोगों को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है, और बांग्लादेशी लोगों के वोट से यहाँ पे सरकार नहीं बननी चाहिए। लेकिन असम के कई हिस्सों में तनाव और हिंसा पैदा हो गई, और इसके बाद चीजें काफी ज्यादा गंभीर हो गई। जब ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ तो इसी घटनाक्रम में हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा परेशानियां 1983 में नेल्ली नरसंहार के रूप में निकल के सामने आई, और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। अब इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बाद ये जो नरसंहार था वो किस रूप में हुआ ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, नरसंहार शुरू होता है 18 फरवरी 1983 को नगांव जिले के नेल्ली और उसके आसपास के 14 गांवों में। यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ ने बंगाली मुस्लिम समुदाय के गांवों के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि किसी भी तरह से इन लोगों को बाहर निकालना मुख्य उद्देश्य बना हुआ था। लेकिन सरकार चीजों को सोच नहीं रही थी, और लोग बंगाली लोगों को देख देख करके बहुत फ्रस्ट्रेट होते जा रहे थे। लोगों का यही मानना था कि ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, और ये संसाधन और ये स्थान असम के लोगों के लिए है, ना कि बांग्लादेश से भाग कर आए मुस्लिम लोगों के लिए। अब अंत में जब प्रशासन ने इस मामले में कुछ भी काम नहीं किया, तो फिर उसके बाद लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, और कानून को अपने हाथ में लेते हुए लोगों ने यह फैसला किया कि वो खुद से ही सब कुछ करेंगे। और इसी वजह से इन्होंने यहाँ मुस्लिम समुदाय के गांव पर हमला किया। गांव में चारों ओर से घेर लिया गया, और इसके अलावा घर जलाए गए, लोगों को जान से मारा गया। महिलाओं और बच्चों को भी किसी प्रकार से बख्शने का कोई विचार लोगों के मन में नहीं था। यह हत्याकांड 6 घंटे तक चला, और इस 6 घंटे के दौरान एक बड़ी संख्या में लोगों की जान ले ली गई। स्थानीय पुलिस, सुरक्षा बल पास होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए, और वो केवल और केवल मूक दर्शन बन के रह गए। अब मूक दर्शकों की यह स्थिति
भारत में एक बड़े नरसंहार के तौर में परिणाम स्वरूप सामने आई। जब ये पूरी की पूरी घटना हो जाती है तो इस घटना के बाद में मामले की जांच की जाती है और मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसको नाम दिया जाता है तिवारी आयोग। दरअसल इसके जो अध्यक्ष थे वो टीपी तिवारी थे, तो उसी वजह से इसको तिवारी आयोग नाम दिया गया। इस आयोग ने 600 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार करी और सरकार ने उस रिपोर्ट को कभी भी प्रस्तुत ही नहीं किया। 42 साल से ये रिपोर्ट ऐसी की ऐसी ही है और ना तो उस पर कोई चर्चा हुई है, ना कोई बातचीत हुई है और ना ही इस रिपोर्ट के पन्नों को किसी भी तरह से खंगाला गया है और समझने की कोशिश भी की गई है। कुछ भी नहीं किया गया है। तो 600 पन्नों की अब ये वही रिपोर्ट है जिसके लिए हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ने फैसला किया है कि वो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने वाले हैं अपनी विधानसभा सत्र में। तो किसी भी व्यक्ति को कानूनी रूप से दोषी नहीं ठहराया गया इसके साथ ही, और अधिकांश मामलों में विड्रॉ ही कर लिया गया था। तो चीजें इस प्रकार गंभीर रही, बट फिर भी एक बड़ा नरसंहार था और बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर जान गई। तो अब कहानी फिर दोबारा खुल रही है नेल्ली नरसंहार की और वो कहानियां खोली जा रही है वर्तमान में हेमंत बिश्व शर्मा सरकार के द्वारा। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट के पन्ने क्या क्या बातें बयां करते हैं और घटना के बारे में क्या क्या पता चलता है, उन सारी बातों को समझा जाएगा। लेकिन इन किसी के साथ में आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट भी कर सकते हैं। अभी बाकी की बातों को समझेंगे रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन तब तक आप आंसर को कीजिए कॉमेंट। और अगर आप द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ सुबह 9 बजे न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन के लिए। इतना ही नहीं, आज से एक नया बैच शुरू हो रहा है स्टडी IQ का, और ये बैच है 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो प्रतिज्ञा प्लस बैच प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों ही चरणों के लिए खास है। आपकी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर एक स्तर की तैयारी कराई जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको 1000 से अधिक घंटों की कक्षाएं मिलती है जो पूरा सिलेबस कवर कराते हैं, करंट अफेयर, CSET और साथ ही आंसर राइटिंग की तैयारी भी यही होती है। 1-to-1 मेंटरशिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि यहाँ बताया जाता है कि किस तरह से तैयारी आपको करनी है और कैसा टाइम टेबल, क्या स्ट्रेटेजी हो, सभी मामलों में मार्गदर्शन किया जाता है। इतना ही नहीं, आप लोगों को टेस्ट सीरीज और साथ साथ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया था, ताकि आपके लिए स्टडी IQ वन स्टॉप सॉल्यूशन बन जाए, आपको किसी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। साथ ही आपके लिए स्कॉलरशिप भी है, जो 11,000 की स्कॉलरशिप आप लोग को दी जाती है अगर आप टॉप टेस्ट परफॉर्मर बनते हैं, और आपकी पूरी फीस भी रिफंड कर दी जाती है एज अ स्कॉलरशिप अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। तो एनरोल करना है KL लाइव कोड से, क्योंकि KL लाइव कोड आपको दिलवा सकता है बेस्ट डिस्काउंट, और बेस्ट डिस्काउंट के बाद आपको जो फीस देनी है वो 19,999 देनी होगी, जो कि काफ़ी कम है। तो फिलहाल ये खास समय सीमा के लिए अवेलेबल चीज़ें हैं, बाद में प्राइस बढ़ सकती है। तो एनरोल कीजिए आज ही और सभी चीज़ों को डिस्कस करके समझ लीजिए, तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X सभी प्लेटफॉर्म पर। फाइल मिलती है हमारी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप पहुंच जाइए टेलीग्राम पे, सर्च कर सकते हैं कुणाल कोटिया से। तो बस आज के लिए इतना ही, जो है महत्वपूर्ण बातें हमें करनी थी वो सब हो गई है अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए शेयर, और जिन्होंने इसको लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।